पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑल्डो की बातों को सुन कस्टानाइट कहता है मैं श्योर हूँ कि कोई भी आपके लिए अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। तो ऑल्डो कस्टानाइट के पास जाती है और कहती है मैं बस उस पर्सन को एक मौका देना चाहती थी जो मेरे सबसे करीब है। आप इस बारे में सोचने के लिए टाइम ले सकते हैं। कस्टा तक हमें अभी भी जाने में लंबा सफर तय करना है। शायद इस बीच मैं अपना मन बदल लूंगी। यहाँ कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो कस्टानाइट ऑल्डो के हाथों को पकड़कर उसे रोकता है और उसके हाथों पर किस करता है। और फिर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ किंग कहता है आपका क्या मतलब है कि आप कस्टिया जाएंगे? यहाँ बहुत ही खतरनाक है, भले ही वो हमारे करीबी हो। इस पे ऑल्डो कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रिंसेस नवारा और अल्बर्ट के बीच सगाई हुई है। यहाँ कस्टिया की ओर से एक राजनीतिक कदम था इस धारणा से कि वो किंग बन जाएगा। क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूँ मैं श्योर हूँ कि कस्टिया टेंशन में होगा और यहाँ हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा अगर मैं कस्टिया के किंग से पर्सनली मिलूं योर हाइनेस। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेचिरी किंग को गार्डन में घुमाने ले जाता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि हाइनेस इतनी साहसी भी है। इस पे किंग कहता है सही कहा ना, मैं भी सरप्राइज हूँ। अगर मुझे पहले से ही पता होता मेरी बेटी इतनी ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है मैं पहले ही उसकी हेल्प करता और पावरफुल लोगों को उसके पास रखता। आप जिस ओल्ड मैन को देख रहे हैं उसे एक के बाद एक रिग्रेट होते रहता है। काउंट अर्नो, मैं ऑल्डो के लिए एक मजबूत आधार बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा करें। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वैसे भी अर्नो वापस जा रहे होते हैं तो बियांका चिल्लाते हुए कहती है मैजेस्टी ने आपको ड्यूक की टाइटल दिया है लेकिन आप तो रॉयल फैमिली से भी रिलेटिव नहीं है तो फिर आप काउंट अर्नो नहीं है बल्कि ड्यूक अर्नो है। इस पे जेचरी कहता है तो लास्ट में जिनकी इच्छा पूरी हो गई डचेस, उन्होंने कहा है कि अगले शासन का करीबी सहयोगी बनना यहाँ एकमात्र रूल नहीं होगा। मुझे तो यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी भी यंग हूँ और एम्बिशियस भी नहीं हूँ। और फिर मैं यहाँ कहकर जेचरी चुप हो जाता है। तो इस पे बियांका कहती है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप हाइनेस को एक वुमन की तरह नहीं देखते हैं? तो जेचरी कहता है अगर आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं एडमिनिस्टर के मैटर के बारे में बात करना बंद कर दूंगा। और मैं इस बात से परेशान हूँ कि आपके अंदर जेलसी की छोटी मोटी फीलिंग नहीं है। यहाँ सुन बियांका जेचरी को पिल्ला से मारती हुए कहती है ओ माय गॉड आप इतने शरारती कैसे हो गए? थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है और कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। मैंने शुरू से ही माना था कि मैं जीवित थी ताकि मैं अपनी आंखों से अर्नो का डिस्ट्रैक्शन देख सकूं और फिर मैंने सोचा कि यहाँ अपनी विरासत को जारी रखने के लिए था। तो जेचरी कहता है और यहाँ लॉयल्टी बन गई चूँकि अर्नो कान गायब हो गया है और इसकी विरासत अब डेची के रूप में जारी रहेगा। ऐसा लगता है कि मानो मेरे संत ने न केवल देखी हुई चीजों की भविष्यवाणी की है बल्कि उन चीजों को भी जो उन्होंने नहीं देखा। तो भी अंका जेचरी के गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे अपना संत मत कहो बल्कि अपनी डचेस कहो। यहाँ सुन जेचरी कहता है जैसा तुम चाहो मेरी डचेस। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अर्नो में इवोन और गैस्पर की शादी की तैयारी हो रही होती है। फिर वहाँ पे निको एक बॉक्स को लेके आता है और बिशन से कहता है सर। तो बिशन निको को देखता है और कहता है वेलकम निको, क्या आप इसे लेके आए? तो निको कहता है हाँ देर से आने के लिए मुझे माफ करना, मैं थोड़ा उलझ गया था क्योंकि मैं यहाँ काम किसी और काम के साथ कर रहा था। फिर बिशन कहता है आप उसके लिए कैंडल बना रहे थे है ना, आप इतने बिजी थे फिर भी ऐसा करने के लिए थैंक यू। यहाँ कहकर बिशन उस बॉक्स को खोलता है। उस कैंडल में गैस्पर और इवोन बनी हुई होती है। इसके बाद बिशन बोलता है ठीक है अब कैंडल आ गई है, अब बस मेन कैरेक्टर का आना बाकी है। फिर हम गैस्पर को देखते हैं जो कि बहुत ही घबराया हुआ होता है। उन्हें देख रॉबर्ट कहता है क्या यह पहली बार है जब मैंने गैस्पर को इस तरह से एक्ट करते हुए देखा है? इस पे सॉबे बोलता है मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। दुल्हन को देखते ही दूल्हा बेहोश हो गया क्योंकि वहाँ बहुत ही घबराया हुआ था। तो रॉबर्ट कहता है आपको लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा? इस पे सॉबे बोलता है मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो बेहोश हो जाएगा। फिर वहाँ पे जेचरी आता है और कहता है रॉबर्ट और सबे कुछ मोमेंट के लिए मेरे साथ चलो। फिर वहाँ उन्हें एक साइड में ले जाता है और कहता है इसलिए मैं सोच रहा था क्या मुझे इस टॉपिक में बात करनी चाहिए। मैं आप सभी को अपना रॉयल वेसल समझता हूँ इसलिए मैं होप करता हूँ आप में से कोई भी इस वजह से एक दूसरे के प्रति परेशानी और असहज महसूस नहीं करेगा। इसमें रॉबर्ट कहता है तो आप इस बात को लेकर टेंशन में है मैजेस्टी? तो सॉबे बोलता है मिलोड यहाँ सोचना कि आप इतनी छोटी सी बात को लेकर टेंशन में होंगे। 10 सालों में यह पहली बार है कि जब मुझे याद दिलाया गया कि आप इस तरह के पर्सन हैं। गैस्पर ने अपने जीवन के साथ अर्नो, डचेस और आपके उत्तराधिकारी की रक्षा की। अगर मैं आपकी जगह था तो मैं शादी में उसे इसी तरह का गिफ्ट देता जैसे कि आप दे रहे हैं। तो सभी कहता है गैस्पर की शादी पहले हो रही है इसलिए हमें थोड़ा पीछे रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इस पे जेचरी कहता है तुम सभी को थैंक यू मुझे समझने के लिए, तो मैं पहले जाना चाहूंगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो सभी पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं मिलोड? फिर जेचरी कहता है बियांका खाने से पहले दुल्हन को देखना चाहती थी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं इवोन के हाथ में लेस से बना हुआ शॉल होता है। उसे देख इवोन कहती है मैडम यहाँ। तो बियांका कहती है अब जब मेरा पेट
निकलने लगा है, तुमने मेरा साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। आपको बिना जाने ही बनाना बहुत ही कठिन था और दुल्हन को घूंघट की जरूरत होती है ना। तो इवन कहते हैं मैडम मैं पहले से ही आवारी हूँ कि मेरी जैसी एक कॉमनर सर गैस्पर से शादी कर रही है, लेकिन आपने हमें महल के बैंकेट को यूज करने दिया और ऊपर से कैंडलें भी बनाई। क्या मुझे इस तरह से एक्स्ट्रा बजट में शादी करने के लिए अलाउ है? तो बियांका अपना हाथ बढ़ाती है जिसे इवन पकड़ती है। तो बियांका कहती है इवन मैंने आपको पहले ही बताया है, तो मुझे बताओ कि तुम सबसे अनमोल हो दुनिया में, किसी भी चीज से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल। आई होप कि आप अपनी शादी को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। तो इवन रोती हुई कहती है मैडम मैं इस घूंघट को अपनी विरासत मनाऊंगी और आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मेरी बेटियों का जन्म क्यों ना हो। इसमें बियांका कहते हैं जब तक आप इसे आगे बढ़ाएंगे इस नाजुक सी चीज की बर्बादी हो जाएगी, बस आप इसे पहन लीजिए। फिर वो खड़ी होती है और वहाँ से जाते हुए कहते हैं फिर मैं आपसे बैंकेट हॉल में मिलूंगी। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है वहाँ जेचरी को देखती है। फिर जेचरी कहता है तो इमोन एक अनमोल रत्न है जो किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा इमोन से प्यार करते हैं। तो बियांका इस्तेमाल करती है जेचरी को हक करती है और कहती है हे भगवान आप अभी भी बच्चे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपके होने का मैं कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकती, तो आप इस वजह से जेलसी फील मत कीजिए। सच कहो तो आजकल आपका एक साइड बहुत ही प्यारा है जिसे मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। तो टाइम पर आपने ये जेलसी साइड को मुझे दिखाते रहिए। फिर हम हॉल में देखते सभी ब्राइड का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बच्ची भी होती है जो फूलों को लेकर खड़ी होती है और वो ब्राइड को देखकर कहती है दुल्हन आ चुकी है। फिर गैस्पर इमोन की तरफ देखता है, इमोन बहुत ही प्यारी लग रही होती है। फिर इमोन गैस्पर के पास आता है तो गैस्पर का हाथ कांप रहा होता है इमोन के घूंघट को उठाने के लिए। और जैसे ही गैस्पर इमोन का घूंघट उठाता है तो सुबह मन ही मन कहता है गैस्पर अगर आप गिरने वाले हैं तो पीछे गिरे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन गैस्पर इमोन को देख रोने लगता है और कहता है ओहो। फिर इमोन गैस्पर के आंसू को साफ करती है और वो भी रोने लग जाती है। इसके बाद प्रीस्ट बाइबल पढ़ते हुए उन्हें रिंग पहनाने के लिए कहते हैं। फिर गैस्पर इमोन को रिंग पहनाता है तो प्रीस्ट उनसे कुछ कहते हैं। प्रीस्ट के बाइबल पढ़ने के बाद वे दोनों आपस में किस करते हैं और सभी क्लैपिंग करते हैं इसे देख। और यहाँ मैरिज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सभी बैंकेट हॉल में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जिसपे जेचरी कहता है पिछले विंटर में औरनों ने अन्य किसी स्थान की तुलना में अधिक ठंडी जलवायु को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन क्योंकि आप और हमारे फैमिली जो हमारे साथ है जो औरनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज एक मैरिड कपल के लिए न्यू जनवरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने उस विंटर को सेफली पार किया और औरनों से डेची तक पहुँचे और एक ऐसी भूमि बने जो इतनी विकसित हो सके कि वहाँ पृष्ठ को लाया जा सके। औरनों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े दो लोगों के लिए आज के मेन कैरेक्टर के साथ मैं गैस्पर और इवन को उनकी शादी की गिफ्ट देना चाहता हूँ। यहाँ सुन गैस्पर और इवन खड़े होते हैं और वो जेचरी के सामने जाते हैं। फिर गैस्पर घुटने के बल बैठता है तो जेचरी कहता है मैं तुम्हें बेरन का टाइटल और उसका लैंड देता हूँ। यहाँ सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं और गैस्पर इवन की तरफ देखने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें इवन कहती है क्या सचमुच ठीक रहेगा कि आप एक कॉमनर से शादी करें जैसे कि मैं हूँ। आप एक नॉर्मल मैन की बेटी से शादी कर सकते हो जो आपको हाई पोजीशन तक पहुँचा सके। ऑफ कोर्स यहाँ भी पॉसिबल है कि जब आप बोर्ड से सेफली वापस आ जाए। आपने पहले भी इसका जिक्र किया है कि आपके फादर को बुरा लगा कि आपको वहाँ कोई भी अधिकार और जमीन नहीं दे पाए क्योंकि आप एक नाइट की फैमिली में पैदा हुए थे जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इस पे गैस्पर बोलता है भले ही मेरा पोजीशन हाई होता मुझे सेवा करने के लिए कभी भी काउंटर नहीं मिलते और मैं कभी भी तुमसे नहीं मिला होता, इसलिए मुझे आपसे पूछने दीजिए क्या आप सचमुच ऐसे पर्सन से शादी करने के लिए तैयार है जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी अच्छे फैमिली में शादी करते हैं तो शायद वहाँ खुशहाल जीवन दे सके और आपके बच्चों को बेहतर और अधिक सम्मानजनक वातावरण प्रदान कर सके। तो इमोन गैस्पर का हाथ पकड़ती है और कहती है हम तो बस मैजेस्टी और मैडम के साथ खड़े होने का सम्मान को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे बेटे के लिए। तो गैस्पर इस्तेमाल करते हुए इमोन को हक करता है। फिर हम उनके फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। गैस्पर इमोन को हैरानी से देखता है तो इमोन रोने लगती है। तभी स्वामी पीछे से आकर गैस्पर को पकड़ता है और कहता है वेयर एंड गैस्पर, कांग्रेचुलेशन गैस्पर, आपके लेट फादर बहुत ही खुश हुए होंगे। इसके बाद जेचरी बियांका की तरफ स्माइल करने लगता है तो गैस्पर कहता है यहाँ बहुत ही सम्मान की बात है यूर हाइनेस। तो इमोन आकर गैस्पर के शोल्डर को पकड़ती है। फिर गैस्पर बोलता है यूर हाइनेस क्या आप मुझे इस टाइटल को देने में थोड़ी देरी कर सकते हैं। मैं अभी भी एक स्टेट को मैनेज करने के लिए एबल नहीं हुआ हूँ और हम दोनों का ऑनर में अभी भी काम बाकी है। यहाँ से उन सभी चौंक जाते हैं और सभी धीरे से कहता है वो क्या कह रहा है। फिर जेचरी कहता है काम। तो इमोन कहती है यस योर हाइनेस, मैं मैडम और उनके बच्चे के जन्म के बाद उन दोनों की सेवा करना चाहती हूँ और मैं एक स्टेट को मैनेज करना नहीं जानती। हमारा मानना है कि हम अब दोनों की सेवा करते हैं यहाँ सब सीख जाएंगे। यहाँ सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं और जेचरी कहता है अगर स्टेट से रिलेटिव कोई भी मामला हो तो बिसेन ज्यादा अधिक सिखा सकता है।
क्या विसेंट अर्नो को बनाए रखने के लिए केक नहीं है? तो विसेंट शर्माता ही कहता है योर मैजेस्टी। और साबे गैस्पर को समझाते हुए कहता है इसे अभी वापस ले लो। फिर इवोन बियांका के पास जाती है तो बियांका इवोन से कहती है मैं बहुत अकेली थी क्योंकि मेरी नैनी की जल्दी से ही डेथ हो गई थी। इवोन तुम्हें मेरे बच्चे को कभी भी ऐसा दुख नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे की नैनी होने के नाते आप बहुत ही हेल्दी और खुश रहोगी, ठीक है? तो इवोन स्माइल करते हुए कहती है चिंता मत करो मैडम, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बहुत तेज बारिश हो रही होती है। एक पर्सन रोब को पहने कहीं जा रहा होता है। वह पर्सन एक प्रिस्ट से मिलता है। फिर वो प्रिस्ट बोलता है वेलकम फ्रांसीसी, प्रिस्ट पे अंदर ही आपको वेट कर रहे हैं। वहाँ प्रिस्ट फ्रांसीसी होते। फिर वो अंदर जाते हैं और एक पर्सन से मिलते हैं। उन्हें देखने के बाद फादर फ्रांसीसी कहते हैं तो आप पहले से यहाँ हैं होलीनेस। वह होलीनेस होता है जो कि कहता है वेलकम फ्रांसीसी, मैंने सुना है कि आपका कार्डिनल बनने के बाद से आपके उपदेश अधिक आध्यात्मिक हो गए हैं, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने एक संत को मान्यता दी हो। तो प्रिस्ट फ्रांसीसी कहते हैं यहाँ सब आपके मार्गदर्शन और आपके होलीनेस के कारण संभव हुआ है। मैंने सुना कि होलीनेस ने थॉमस को एक पृष्ठी के रूप में ऑर्नोडेची में भेजा था। इस पे होलीनेस कहता है हाँ, एक बार जब आप कार्डिनल बन गए तो हमने सिमरन के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजा। लेकिन ऑर्नो किस तरह की भूमि है? क्या यह एकमात्र वही भूमि है जिसमें विद्वान संत निवास करते हैं? एक बात को ध्यान दीजिए फ्रांसीसी, प्रिस्ट थॉमस के अनुसार यहाँ अभी भी होना बाकी है एक मिरेकल जो संत के होने का एविडेंस है। इसमें फ्रांसीसी कहता है हाँ वहाँ इसके बारे में, क्योंकि संत बियांका के हस्बैंड काउंट ऑर्नो नहीं आप ड्यूक ऑर्नो जैसे कि उनकी भविष्यवाणी थी वे वैसे नहीं मरे। क्या यह अपने आप में एक मिरेकल नहीं है? इस पे होलीनेस कहता है फ्रांसीसी आप किसी से भी बेहतर जानते हैं कि ऐसा नहीं है। एक और एक चीज है जो संत के चिन्ह से प्रकट होने चाहिए, वहाँ एक ऐसा प्रूफ है जो उस व्यक्ति को सचमुच संत बताती है। कुछ ऐसा जिसमें यहाँ पता चले कि संत ने सचमुच किया है, कुछ ऐसा जिसमें अनबिलीवर मिरेकल हो। हालांकि संत बियांका का अभी भी मिरेकल नहीं हुआ है। इसके अलावा उसने हमें मुश्किल में डाल दिया क्योंकि उसने जो भविष्यवाणी देखा वहाँ दोनों देशों के बीच एक युद्ध था और इस बार हमने होलीनेस के ऑर्डर को भंग करके सेवरन का साइड लिया। दूसरे शब्दों में हमने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, जिसका अर्थ था हमने ओरेगन के धर्मनायक चर्च सदस्यों को उनके विश्वास के विरुद्ध जाने का एक कारण दिया। अगर संत बियांका का जल्दी से मिरेकल नहीं हुआ तो यहाँ संभव हो सकता है कि यहाँ मान लिया जाएगा कि यहाँ निर्देश गलत था। हम नहीं जानते कि दूसरा या तीसरा युद्ध होगा, जबकि इसे एक ही युद्ध पर रोक दिया जाना चाहिए। और हर बार संत के हस्बैंड ऑर्नो के ड्यूक उन्हें फ्रंट लाइन पर खड़ा होना पड़ता था। इस बारे में सोचे कि जब ऐसा कोई होता है तो होली ऑर्डर को सेवरन की मदद के लिए कैसे भेजना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता यहाँ ओरेगन के लिए वेटिकन से दुश्मनी मोल लेने का पर्याप्त कारण है? इसमें फ्रांसीसी कहता है मैं अपने विचारों को आपसे नहीं सुना सकता होलीनेस, मैं भी इस बात को लेकर टेंशन में था। हालांकि मैंने उसकी निशानी अपने आंखों में देखी थी। मैं प्रश्न करता हूँ कि डेसिस ऑर्नो क्या सच में संत है, क्योंकि अभी तक कोई भी मिरेकल नहीं हुआ है। और वो मन ही मन कहता है मैं अपने कर्डिनल के रूप में अपने पोजीशन को लेकर टेंशन में हूँ। मैं इस टेंशन के कारण नहीं सो पाया कि कहीं यहाँ टाइटल मुझसे छीन न लिया जाए। फिर होलीनेस कहता है मेरे वफादार दोस्त फ्रांसीसी, जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरेगन से हूँ, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं अपने जीवन का बाकी टाइम चर्च के नियमों में बिताऊंगा, अपने राष्ट्र और मातृभूमि की टेंशन किए बिना, जबकि मैं जानता हूँ कि संत का दर्शन इस महाद्वीप पर बड़े बलिदानों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जबकि मैं अपने देश के बारे में भी सोचता हूँ, मेरे दिल का एक गहरा हिस्सा जो भगवान पर शक करने से खुद को नहीं रोक पाता। तो प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करे भाई, प्रार्थना करे कि भगवान यह सिद्ध कर पाए सेवरन के विजय। यही वो भविष्यवाणी है जो वो चाहते थे और संत बियांका का मिरेकल जल्दी ही वो सबके सामने आ जाए। देन हम नेक्स्ट सीन में नाइट टाइम को देखते हैं। बियांका एक मोती को देखती है और कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ गॉड द्वारा दिया गया मेरे लिए एक मेडिकल है। यह मोती इतना क्लियरली काला कैसे हो सकता है? इसमें वो कहते हैं क्या यह मोती काउंटेस डॉबे ने भेजा था? तो बियांका कहती है हाँ, उसे बुरा लगा कि वो मुझे यहाँ पर्सनली नहीं दे पाई, लेकिन उसके द्वारा पर्सनली रूप से बनाए गए और जैकेट के लिए मैं काफी आभारी थी। तो मन मन कहते लेकिन मैडम आप काले मोती से अपनी आंखें नहीं हटा सकी। और वो कहती है मैं आपके बाल सुखा दूं मैडम। तो बियांका कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ इवन, मैं श्योर हूँ कि सर गैस पर नाराज हो जाएंगे अगर मैं आपको इतनी देर तक रोक के रखूँ, जबकि आपकी नई नई शादी हुई है। इसके अलावा रातें छोटी होती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। यहाँ सुन इवन शर्माने लगती है और कहती है ओह। फिर बियांका कहती है तो जल्दी से बाहर निकलो। तो इवन बोलती है थैंक यू मैडम और गुड नाइट। यहाँ कहकर इवन वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो गैस्पर से मिलती है। फिर वो दोनों
हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद बियांका कैथिल का लेटर पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा होता है, बियांका तुम सही थी। जैसे ही मैक्सी को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे ऑर्नो में जाने से रोकना चाहा, लेकिन मुझे न जाने से कहने के लिए अनेबल होने के कारण उसका बहुत ही वजन कम हो गया। मुझे डर था कि बच्चे के जन्म देने से पहले ही मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भयानक हो जाएगा। मुझे सचमुच माफ कर दीजिए बियांका, मैं रियली में पर्सनली यहाँ आपको देना चाहती थी। मैं प्रे करती हूँ कि हम फिर से मिलने के बाद एक साथ मुस्कुराएंगे हमारी हेल्थी डिलीवरी के बाद। उस लेटर को पढ़ते पढ़ते बियांका सो जाते हैं। फिर वहाँ पे जेचरी आता है और बियांका के बालों को सुखाता है। उसे सुखाने के बाद जेचरी उस लेटर को लेता है और उसे पढ़ने लगता है। फिर रोहन अपनी स्टोरी कहती है। हालांकि यह बात सच थी कि पहले की लेडी से डिलीवरी के टाइम मर जाती थी। मैजेस्टी की मॉम और मैडम की मॉम वे दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद केवल एक बार गोद में लेकर ही इस दुनिया को छोड़ दिया था, क्योंकि मैजेस्टी के मन में हमेशा ही यही थॉट रहता है। वहाँ भी टेंशन में रहते और प्रे करते रहते, क्योंकि उनकी भी डिलीवरी जल्दी ही आ गई थी। और जिस दिन आप पैदा हुए थे एलेक, वह दिन जब आप पैदा हुए थे और मैडम आपको गोद में भी नहीं ले पाई थी। यहाँ अपराध था क्योंकि उस दिन मैजेस्टी की दुनिया खत्म हो गई थी। फिर जेचरी एलेक को गोद में लेकर कहता है, बियांका नहीं बियांका। और हम बियांका को दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे बियांका अपनी आंखें खोलती है और कहती है मैं कहाँ पे हूँ। और वो अपने पेट में हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके पेट में कोई भी बच्चा नहीं है। फिर वो कहती है मेरा बच्चे को क्या हुआ, वहाँ कहाँ गया। तभी पीछे से जेकब आता है और कहता है चिंता मत करो मेरे बच्चे, आपका बच्चा हेल्थी पैदा हुआ है। उसे देख बियांका शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम डेफिनेटली मर गए थे और फिर भी तुम मेरे आंखों के सामने हो, और तुम कौन हो। तो जेकब बोलता है आपको शायद याद ना हो, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। फिर भी हम आपके सपने में इस प्रकार से प्रकट नहीं हुए, बल्कि जैसे कि जेचिदा ऑर्नो ने कहा, वहाँ सपने जिसमें आप मर गए थे और खून की उल्टियाँ कर रहे थे। तो बियांका को अपनी पिछली लाइफ याद आती है। फिर वो जेकब जेचरी में बदल जाता है और वो कहता है मेरे बच्चे, मैंने उस टाइम भी तुम्हारे सामने अपनी पहचान बताई थी कि हम अफसोस के रूप में प्रकट होते हैं और मृतकों को उनके अगले सपनों की ओर ले जाते हैं। यहाँ सुन बियांका रोती है, कहती है क्या मैं मर गई। फिर वो पर्सन जेकब में बदल जाता है और कहता है तुम्हारे बच्चे को जन्म देते टाइम आप मर गए थे और आपने अपना बहुत सारा खून खो दिया। तो बियांका कहते हैं क्या आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं उस आदमी की वजह से दोषी महसूस करते हुए मर गई। यहाँ सुन जेकब स्माइल करता है। फिर बियांका कहती है अगर मैं जेचरी और अपने बच्चे के प्रति गिल्ट फील करूँ तो यहाँ समझदारी होगी, लेकिन मुझे उस पर्सन के लिए रिग्रेट क्यों फील होगा। तो जेकब बोलता है अगर वहाँ आदमी आपसे तब मिला ना होता तो शायद वहाँ मरा ना होता। क्या आपने यहाँ नहीं सोचा कि सच्चे प्यार को प्राप्त किए बिना ही उसका मर जाना कितना दयनीय था। हालांकि मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे लिए दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो बस मार्गदर्शक है जो उसका चेहरा धारण करते हैं। आपने वह काम बहुत ही अच्छे से किया जो आपसे करने की उपेक्षा की थी। आपका शुक्रिया संसार को वहाँ भी प्राप्त हुआ जो उसे सही दिशा में ले जाएगा। इसमें बियांका कहती है क्या आप जेचरी को बचाने की बात कर रहे हैं। तो जेकब बोलता है खैर यहाँ केवल उसका जीवित रहना ही संभव था। मेरे बच्चे, वह दुनिया जिसमें आपका बच्चा पैदा हुआ यहाँ सबसे आदर्श भविष्य था जो हमने देखा था। आपका बच्चा महाद्वीप का सबसे महान व्यक्ति बनेगा। तो बियांका कहती है हमारा बच्चा महाद्वीप का सबसे महान व्यक्ति बन जाएगा। तो जेकब अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो अब चलते हैं, क्योंकि आपने उस दुनिया के दिशा को बदल दिया जैसा कि हम चाहते थे। और आपको जो भी सपना देखना है उसे आपको देखने का अधिकार है। अगर आप चाहे तो आप उस सपने में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपकी मॉम मौजूद है। यहाँ कहकर वो बियांका की मॉम और जीना को दिखाता है। यहाँ तक बियांका एक फ्लैशबैक में जाती है जिसमें कि बियांका अपने मॉम के पोर्ट्रेट को देखती है। फिर वो फ्लैशबैक से वापस आती है और कहते हैं मेरी मॉम, क्या मेरे मॉम के हमेशा से ऐसे ही बुलंद हेयर थे। फिर वो अपने पेट पर हाथ लगाते हुए उस मोमेंट को याद करती है जब उसने चिल्लाते हुए कहा था कि नहीं मैं नहीं मर सकती। और वो कहती है मैं उसे इस तरह से बड़ा करना चाहती थी कि उस दिन में उसे किसी चीज की कमी ना हो, जहाँ उसका कोई भी फादर ना हो। लेकिन अब जब उसकी मॉम नहीं है, क्या आपको लगता है कि जब मेरा बच्चा यहाँ पे आएगा वहाँ अपनी मॉम से मिलेगा। मैंने अपने पीछे एक भी अच्छी पोर्ट्रेट को नहीं छोड़ा, जो मेरे पास था वहाँ उस आदमी ने छीन लिया। वहाँ मुझे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे वापस उसी जगह भेज दो जेचरी और मेरे बच्चे के साथ। इस पे जेकब बोलता है यहाँ बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे, क्योंकि आप देखिए आपका दिल पहले ही रुक चुका है। उस सपने में आपको लौटने के लिए आपके जीवन में कुछ अविश्वसनीय चमत्कार घटित होने की जरूरत है। तो बियांका कहती है आप ही थे जिसने इस छोटी सी बच्ची को अपने पास्ट में वापस भेजा ताकि वहाँ अपने बच्चे को जन्म दे सके, और अब आप कह रहे हैं कि पुनर्जन्म लेना यह इम्पॉसिबल है। तो
तुम ही थे जिन्होंने 29 साल की लेडी को मार डाला और फिर से जीवित किया, और आप फिर से मुझे मार डाला। मेरे हस्बैंड ने तो कॉन्ट्रासेप्टिव का भी यूज किया था, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे को जन्म देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में नहीं सोचा। तो जेकब बोलता है, लेकिन आपके बच्चे का जन्म होना यहाँ सबसे आदर से है। तो बियांका चिल्लाते हुए कहती है, आप कह रहे हैं कि यहाँ दुनिया सबसे आदर से है, तो क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगी? क्या आप सच में सोचते कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छे से बड़ा होगा तो मैं यहाँ बात मान लूंगी? क्या यहाँ आपके लिए पाखंड नहीं है कि आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि आप मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन कहे कि मुझे वहाँ देना कठिन है जो मैं रियली में चाहती हूँ? आपने शायद कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं जब पास्ट में वापस आई थी तब मुझे कैसा महसूस हुआ। आपको इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि 18 साल की एज में मुझे कितना दर्द हुआ जब मुझे असफल का फिर से डर था। तुमने कभी भी मेरी मदद नहीं की जब पता चला कि मैं एक संत था। आपने अभी भी मुझे वापस भेजा एक अनस्पेशल बियांका के रूप में। तो जेकब बोलता है, जरूर आपको कोई गलतफहमी होगी, हम कभी भी ऐसे लोगों को ऐसी भूमिका नहीं देते जो इसके लिए तैयार नहीं है। बियांका, हमने हमेशा यही सोचा कि यह सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पे थे। यहाँ कहते हैं वो फिर से जेचरी में बदल जाता है। तो बियांका कहती है, मैं ऐसा करूंगी, मैं उस आदमी को जरूर बचाऊंगी। तो जेचरी कहता है, ठीक है, क्योंकि तुम भयभीत थे फिर भी तुमने कोई भी संकोच नहीं किया। और फिर वो एक बार फिर से जेकब में बदलता है और कहता है, आप एक बार फिर भूल जाओगे कि आप कभी हमसे मिले थे, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ याद नहीं रहेगा बियांका? आपकी बहादुरी जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए मदद की, इस पर विश्वास करने के बावजूद कि आप इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आप सबसे ज्यादा योग्य थे। यहाँ कहते हैं वो एक गॉड में बदल जाता है और इसी टाइम आसमान की तरफ बहुत सारी रोशनियाँ बढ़ती है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और आसमान में फिर फायर वर्क्स होता है। इस फायर को देख सभी कहते हैं यहाँ तारों का गीत है, और सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उस फायर को देखने के बाद सभी को ब्लेसिंग मिली। उस फायर को देख फादर थॉमस कहते हैं, मेरे सच में होलीनेस एक मिरेकल हुआ है। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।